नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी इंडिया चैनल के प्लेटफॉर्म पे। बहुत टाइम से हमको क्वेरीज आ रही थी कि जस्ट सर जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सोशल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है उसमें जितनी भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम है उनको कवर कराइए। तो उसमें जो सबसे पहले जो हमारी स्कीम है वो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके बारे में आज हम कवर कराएंगे। इसी तरीके से जो अदर सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी स्कीम होंगी हम उनको कवर कराएंगे और उनकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2004 को। 2004 से ही इस नेशनल पेंशन स्कीम को स्टार्ट कर दिया गया था। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि जो ये नेशनल पेंशन स्कीम है वो आर्म फोर्स के पर्सनल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। द अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट करता कौन है? तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये ही नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट करती है। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो बॉडी है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में एक बार यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाए। तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था 2013 में। और इस जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये चीज़ याद रखनी है। तो हम पढ़ते हैं अब नेशनल पेंशन स्कीम के दूसरे पहलू के बारे में, जो कि ये है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 2 अकाउंट खोले जाते हैं जिन्हें हम टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट कहते हैं। तो टीयर 1 अकाउंट होता क्या है? तो जो टीयर 1 अकाउंट होता है वो नॉन विड्रॉवल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट होता है, यानी कि आप रिटायरमेंट एज से पहले इस पर्टिकुलर अकाउंट से कोई भी सम निकाल नहीं सकते। रिटायरमेंट एज के बाद ही आप जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट करी है उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ जो टीयर 2 अकाउंट है, पहले तो आपको याद रखना है जो टीयर 2 अकाउंट है वो आप तभी खोल सकते हैं जब आपका टीयर 1 अकाउंट एक्टिव है, यानी कि आपने टीयर 1 अकाउंट खुला रखा है। दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जो टीयर 2 अकाउंट है वो जस्ट अपोजिट है टीयर 1 अकाउंट इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से आप वॉलेंट्री विड्रॉल कर सकते हैं विद इन दी सब्सक्रिप्शन पीरियड। ओके, और आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द सब्सक्राइबर, मतलब आपने जितनी भी आपकी जो नीड है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, टीयर 2 अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट अबाउट टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। नाउ हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। सो 2009 से ही इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को सभी सिटीज़न के लिए अवेलेबल कर दिया था, यानी कि अगर कोई सिटीज़न एनआरआई है या रेजिडेंट ऑफ इंडिया है दोनों ही इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल कर सकते हैं अगर उनका जो एज ग्रुप है वो 18 से 65 साल का है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है ओसीआई कार्ड होल्डर, जिन्हें कि हम ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या वो इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जो शुरुआत में जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी तब ओसीआई जो कार्ड होल्डर थे उनके लिए ये जो स्कीम थी वो अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें कुछ अमेंडमेंट करी और बाद में ओसीआई जो कार्ड होल्डर थे वो भी इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल कर सकते हैं, बट उनके लिए एक शर्त रहेगी कि वो सिर्फ टीयर 1 अकाउंट को ही ओपन कर सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट अभी भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर सिटीज़न ऑफ इंडिया है जो इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है तब भी इस पर्टिकुलर स्कीम को वो सिटीज़न अवेल नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया पहले ही से किसी अदर सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ईपीएफओ, ईएसआईसी या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अगर आप इनसे पहले से ही जुड़े हुए हैं तब भी आप एनपीएस स्कीम को
अवेल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या इसके मेन फीचर रहेंगे। 60 साल के बाद आप 3000 पर मंथ की क्या कर सकते हैं, पेंशन को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही। और आप जो मंथली आप जो कंट्रीब्यूट करते हो वो 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में कर सकते हैं एज़ पर यूर एज, आपकी एज कितनी है। और जो पेंशन का भुगतान किया जाएगा आपको, यानी कि पेंशन दी जाएगी वो LIC के द्वारा दी जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द NPS नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में था ये दिस वाज आवर फर्स्ट स्कीम जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम थी जो EPFO एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ हम अदर स्कीम की भी लेके आएंगे आपके सामने। अगर आपको ये जानकारी जो NPS से रिलेटेड थी अगर आपको सही लगी, अगर आपको लगा कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।